2022 शेयर बाज़ार के लिए अच्छा साल नहीं रहा है। जब साल शुरू हुआ था तो एक प्रकार की प्रॉमिस थी कि यह साल भी अच्छा साल रहेगा। अर्निंग्स रिकवरी साफ दिख रही थी। विदेशी संस्थागत निवेशक आ रहे थे, जा रहे थे, मगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स निवेश कर रहे थे। एक प्रकार का माहौल था जिसको देख करके लग रहा था कि मार्केट के अंदर एक जो मोमेंटम था, मोमेंटम बरकरार रहेगा। मगर पिछले कुछ हफ्तों के अंदर काफ़ी कंसर्न्स उभर के आई हैं, मैक्रो फ्रंट पे, लिक्विडिटी फ्रंट पे, टेक्निकल्स को लेकर के और जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स। तो क्या इस समय शेयर बाज़ार में इस गिरावट को एडवांटेज की तरह यूज़ करना चाहिए या फिर इस समय सतर्क रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए? बिकॉज अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस, फ्लोज, ये सब अगर हमारे अगेंस्ट जाते हैं तो शेयर बाज़ार को और मार पड़ सकती है। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ फर्स्ट ग्लोबल से देवना मेहरा और हीलियस कैपिटल से दिनशॉ ईरानी जुड़ रहे हैं। दिनशॉ, बहुत बहुत स्वागत है आपका एंटीना स्वदेश पे। थैंक यू वेरी मच। देवना, क्या प्रमुख कारण है जिसकी वजह से मार्केट्स इस समय अचानक धराशायी हुए हैं? इतनी ज्यादा धराशायी नहीं हुई है। आई थिंक धराशायी शब्द यूज करना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ये तो हमेशा होता है कि जब बाजार बहुत अच्छा रिटर्न देता है कुछ समय के लिए, तो कुछ समय आपको पॉज या गिरावट नजर आती है। तो पिछले साल NSE 500 को देखें तो 30% से ज्यादा रिटर्न रहा था। तो इतना कोई वहां से नीचे तो आया है, पर इतना भी ज्यादा नहीं कि हम उसको धराशायी होना या क्रैश जैसा कुछ कहें। और उसका कारण, जैसा कि मैंने पहले भी शायद आपके चैनल पे बोला था, कि ये था कि उससे पहले जो 10 साल थे, 2010 से 2020, रिटर्न बहुत कम रहा था, फिक्स डिपॉजिट से भी कम रहा था। और 2020 वो कोविड लो से तो बहुत ज्यादा रहा था, बट पूरा साल आप देखें तो कुल कुछ 14-15% ही रिटर्न था। तो ऐसा नहीं है कि बाजार इतना अधिक चल गया है कि ट्रेंड लाइन से बहुत ऊपर चला गया है, जो आप नॉर्मल रिटर्न इक्विटी मार्केट से सोचते हैं कि 13 से 15% रिटर्न बनना चाहिए। उससे हम लोग, अगर आप 10-12 साल का पीरियड लें, तो उससे बहुत कम पे चल रहे हैं। तो इसलिए अभी ये जरूर है कि अभी भी कुछ हद तक आप अनसर्टेनिटी बोलिए वो है, वॉलेटिलिटी भी है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि बाजार में बहुत आपको नेगेटिव तरफ देखने का, अगर आप सेक्टर ठीक से उनका चुनाव करें, तो अभी आपको वो चीज देखनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने शायद पहले भी कहा है, मेरे हिसाब से इस साल जो इंडिया में रिस्क है वो करेंसी का रिस्क ज्यादा है, कि रुपए में ज्यादा गिरावट आएगी। मार्केट आपको पिछले साल जैसा रिटर्न तो नहीं देगी, पर ऐसा भी नहीं लग रहा कि बहुत खराब लग रही है। और स्पेशली बाकी सारे जो विश्व के बाजार हैं उसके बनस्पत तो इस साल इंडिया आउट परफॉर्मेंस वाली मार्केट लगती है। तो ऊपर मतलब ब्रॉड लेवल पे देखें तो ये हमारा व्यू है। तो जो हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी इस साल फ्लैट है। तो देवना एकदम जो बोल रही हैं धराशायी शब्द शायद मैं निफ्टी के लिए यूज़ नहीं कर सकता हूँ, मगर मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में काफ़ी क्षति हुई है। इंटरनेट स्टॉक्स 40% गिर चुके हैं। हमने देखा है कि केमिकल स्टॉक्स गिरे हैं। स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स में इन जनरल 15 से 30% की गिरावट आई है। तो आप क्या इस गिरावट से थोड़े आश्चर्यचकित हैं, और वर यू एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ एन फॉल? दिनशॉ, निकुंज, तो हमें तो यही लग रहा था। अगर जो आपके पुराने रिकॉर्डिंग्स अगर आप देखेंगे तो हमने पिछले 15 साल का स्टडी किया था। जब भी इतना बड़ा आउटफ्लो होता है आईपीओ मार्केट्स में, तो इनवेरिएबली आप देखेंगे कि, और ये पिछली 4 बार हुआ है, आपके 15 साल में 4 बार ऐसे बड़े बड़े आउटफ्लोज आए हैं, 4 या 3 बार शायद। पर उसके बाद जो 12 से 18 महीने का जो पीरियड रहता है, वहां पे आपने देखा है कि इनवेरिएबली जो आपका मिड कैप स्मॉल कैप है, वहां पे 20 से 40% के करेक्शन आए हैं। तो हमें तो यही लग रहा था कि एक करेक्शन जाहिर है। और उल्टा हमने ये भी किया, हमारा जो डोमेस्टिक पोर्टफोलियो उसमें हमने काफी अपना जो एक्सपोजर था मिड कैप स्मॉल कैप का काफी कम कर दिया और लार्ज कैप का एक्सपोजर बढ़ा दिया था। पर उसके बावजूद भी हमें मार पड़ी है। वो ऐसा नहीं है कि हम भी बचे हैं, तो मार तो पड़ी है हमें भी। लेकिन यही है कि अभी यहाँ से, जैसे देवीना जी ने भी कहा कि
थोड़ा सतर्क रहना चाहिए आपको, थोड़ा अभी देख देख के आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये स्टॉक पिकर्स मार्केट हो गया, ये आपका एक सिंगल ट्रेंड वाला मार्केट नहीं रहा। और दूसरा ऐसा भी है कि अगर जो पिछले 26 साल में देखें तो बाजार शायद 12.5 या 13% रिटर्न दिया है एवरी ईयर के हिसाब से, पर ये जो 12-13% मैक्सिमाइज करना होता है तो यही मौका होता है मैक्सिमाइज करने का। जब भी डिप होता है बाजार में, आप एक्चुअली इंडिया स्टोरी खराब नहीं हुई है, जैसे देवीना जी ने बोला कि हमें इतना कुछ ज्यादा खराब नहीं लग रहा है, कि यही है कि थोड़ा ग्लोबल इवेंट्स हो गए हैं, इंटरेस्ट रेट का प्रॉब्लम आ गया है, मतलब यूएस को अभी स्पेसिफाई करना है कैसे मार्च में वो लोग करेंगे, मार्च से चालू करेंगे, फिर ये जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गए, तो उसके चलते थोड़ा ज्यादा ही प्रेशर आ गया हमारे मार्केट पे, लेकिन कुछ खराब ट्रेंड नहीं हुआ है। तो यहाँ से आपको यही होते हैं मौके जब आप मैक्सिमाइज रिटर्न कर सकते हैं। 12.5-13 का 15-16 रिटर्न, आपको 15% 16% रिटर्न जैसा बन सकता है। तो इसीलिए हम तो अपने क्लाइंट को यही बोलते हैं कि यही मौका है, आप डालिए पैसा, आस्ते आस्ते चोच मारना चालू कर दीजिए बाजार में, और कमाना चालू कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा डालना चालू कर दीजिए बाजार में, बस। देवना, तो शेयर बाजार की जो गिरावट हमने देखी है, जो वॉलेटिलिटी हमने देखी है, इसको रिवर्स होने के लिए टर्निंग पॉइंट क्या होगा? जियोपॉलिटिकल, वैल्यूएशन, फेड की क्लैरिटी, क्या एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है? भारत के लिए ये सब चीजें कुछ हद तक पेरिफेरल है, मतलब ये हमारे बाजार की पूरी तरह दिशा तय करें ऐसी बात नहीं है। कुछ इनका प्रभाव रहता है। और जहां तक जियोपॉलिटिकल सवाल है, मैं देख रही थी जब पहली गल्फ वॉर हुई थी, तो आप इवन जो डायरेक्टली यूएस की मार्केट को देखें या अंतरराष्ट्रीय बाजार को देखें, तो उस समय जब वो सारा मिलिट्री बिल्डअप इराक का हुआ था कुवैत बॉर्डर पे, तो मार्केट गिरने लगी थी। जब वो एक्चुअली इन्वेजन हुआ तब तक मार्केट गिर चुकी थी। वो इन्वेजन के बाद नहीं गिरी, वो पहले ही गिर चुकी थी जब ये पूरा बिल्डअप हो रहा था। और जब यूएस और यूएन ने एंट्री की वहां पर, तब से तो वो बाजार चल गया उसके बाद। तो अब ये भी एक प्रश्न है कि जितना जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, वो कितने हद तक ऑलरेडी भाव में है, स्पेशली जो ऐसे बाजार है जो डायरेक्टली उससे इम्पैक्ट नहीं होते। जैसे यूरोप तो डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है, बिकॉज यूरोप में बहुत सारे एनर्जी जो है वो रशिया और जो अर्सवाइल ईस्टर्न ब्लॉक था वहां से आती है, तो उनका तो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। बट जैसे डेवलप्ड मार्केट में आप कनाडा को देखें तो वो ठीक लगता है। या अभी अगर आप रिलेटिवली देखें तो इमर्जिंग मार्केट बेटर लग रहे हैं ये यूएस और यूरोप दोनों से। तो मतलब उसमें भी थोड़ा आपको चूज करना है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये सारी जितनी भी घटनाएं हैं या पोटेंशियल घटनाएं, उनका प्रभाव सब जगह एक सा नहीं होता, तो उसमें फिर आपको चुनाव करना होता है। और जहां तक रिलेटिव बात है, वहां पर भारत का बाजार बेहतर बाजारों में ही नजर आता है। तो अगर इंडिया की स्टोरी आप भी बता रहे हैं, देवना जी भी बता रही हैं, बेटर है, हम रिलेटिवली भी बेटर हैं, एब्सोल्यूट टर्म्स में भी बेटर है, एविडेंस भी है, अर्निंग्स भी आ रही है, अर्निंग्स 10-12 साल के ड्राउट के बाद ठीक हो रही हैं, तो विदेशी संस्थागत निवेशक जब बुरे समय में हमारे साथ थे और जब अच्छा समय आ रहा है तो अलविदा क्यों कर रहे हैं? एक प्रकार का ऐसा मुझे फीलिंग आ रहा है क्विट इंडिया मूवमेंट चालू हो गया, ऐसा क्यों है? नहीं जी, देखो जी, हम आई थिंक पहले भी हमने ये डिस्कस किया था, लेकिन आप ये देखिए कि सीवाय कैलेंडर ईयर 21 में इंडिया का जो फ्लो था वो अराउंड, नेट फ्लो की बात करो मैं, $4 बिलियन के आसपास कुछ फ्लो था एफआईआई का। लेकिन आप अगर जो इमर्जिंग एशिया का फ्लो देखें वो साल, तो वहां पे 35 बिलियन का आउटफ्लो था, 35 या 36 बिलियन का आउटफ्लो था। तो इंडिया डिस्प्रपोर्शनेटली उसका इनफ्लो हुआ, जो नहीं होना। अगर जो रीजन के हिसाब से आप देखें तो हमारा भी आउटफ्लो होना चाहिए था थोड़ा बहुत, लेकिन साथ में हमारा इनफ्लो हो गया और बाकी सबके आउटफ्लो हो गए। तो ऑब्वियसली एफआईआई का जो व्यू था इंडिया में, और बाय द वे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अक्टूबर तक जो फ्लो आना था आ गया था, अक्टूबर के बाद आउटफ्लो ही हुआ है। इनफैक्ट अक्टूबर से लेके आज तक कोई $14 बिलियन आउटफ्लो हो चुका है कंट्री से। तो ये 4 बिलियन का रिवर्सल पूरा हो गया है। और वो हमें ये लग रहा है कि क्यों हुआ है, क्योंकि थोड़ा जो बैलेंसिंग जब होती है वापस आपके, जब ईयर एंड के बाद जब सब फॉरेनर्स अपने पोर्टफोलियो देखते हैं, फॉरेन फंड्स अपने पोर्टफोलियो देखते हैं, तो रीबैलेंसिंग का चालू हो जाते हैं। तो उसमें आई एम श्योर इंडिया ओवरवेट हो गया था,
और वो थोड़ा कट ऑफ हो रहा है, रीबैलेंस हो रहा है। तो हमें तो यही लगा कि 1-2 क्वार्टर के बाद ये सब स्टैंडर्डाइज हो जाएगा एंड अल्टीमेटली फंडामेंटल्स विल टेक ओवर। और आप फंडामेंटली अगर जो बात करें तो ये जो क्वार्टर के नंबर गए वो तो अच्छे ही थे, मतलब खराब नहीं थे, अच्छे थे। उल्टा कोई FY24 के जो नंबर थे वो रीरेट हुए हैं, लोगों ने अपने अर्निंग्स बढ़ा दिए हैं उसमें, FY23 के फ्लैट रखे हैं। और एक्चुअली 2 साल का भी आप कैगर देखें अगर जो अर्निंग्स ग्रोथ का, तो वो 16% है। तो फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीडीपी में इशू नहीं लग रहा है, नॉमिनल जीडीपी 11-12% दिख ही रहा है यहाँ पे। तो जैसे हमें तो यही लगा कि इमर्जिंग एशिया में इंडिया स्टैंड आउट ही होगा और एक तरह से आपके पैसे वापस ही आने ही वाले हैं इंडिया में। इसीलिए हमें लगता है कि थोड़ा थोड़ा आस्ते आस्ते एक्सपोजर लेना चालू कर दीजिए। देवना, आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर जिस दिन नाइका लिस्ट हुआ था तो हमने आपसे ईटी नाउ में चर्चा करी थी और आपने कहा था भाई जो इंटरनेट स्टॉक्स हैं एक प्रकार के यूफोरिक जोन में आ चुके हैं और वो जो यूफोरिया है देवना 3 महीने भी नहीं चला। अब जोमेटो हो या नाइका हो या फिर पॉलिसी बाज़ार हो, सब 50-60-70% गिर चुके हैं। तो अब क्या चक्र उल्टा घूम सकता है कि अभी भी आप इन स्टॉक्स को अवॉइड करेंगी? देखो, जो आपको याद हो, आपने मेरे से पूछा था कि इफ आई पुट अ गन टू योर हेड, इसमें से कौन सा आप खरीदेंगे? जी हाँ। मैंने कहा था मैं फिर भी नहीं खरीदूंगी जी हाँ, क्योंकि जी हाँ। ऐसे वैल्यूएशन पे कुछ खरीदने लायक नहीं है। और और जैसा कि मैंने उस समय भी कहा था, ये सब स्टॉक्स में आप एक तरह से हवा में वैल्यूएशन कर रहे हैं। आप नॉर्मल वैल्यूएशन पैरामीटर देख नहीं रहे हैं, आप एक तरह से ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा वैल्यूएशन पैरामीटर मिले जिससे हम इसमें ये वैल्यूएशन फिट करते हैं। तो वो तो बहुत ही खतरे वाला खतरे वाली दिशा होती है। और अब ज्यादातर इन स्टॉक्स को, जितने भी स्टॉक्स लिस्ट हुए हैं नाइका से लेके सब, आप उनका देखिए तो ये उनका लास्ट फंड रेजिंग हुआ था आईपीओ के पहले, वो कई बार 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, वो आईपीओ प्राइस से आधा, 1/3, 1/4 ऐसे भाव पर हुआ था। तो आईपीओ उससे क्यों 2 गुना 4 गुना होना चाहिए था, वही एक प्रश्न है। तो ये क्यों नहीं हम कह सकते कि जो लास्ट वैल्यूएशन जो प्राइवेट मार्केट में हुआ था वही करेक्ट है, या उससे भी कुछ कम हो सकता है। तो इसलिए कि वो गिर गए हैं इसलिए अब वो उनको आकर्षक हो गए हैं या उसमें हमको जाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप अभी भी वो जो स्पेस है उसको बहुत ही ध्यान से अप्रोच करिए, क्योंकि अधिकतर हम लोग उनको बोलते हैं टेक स्टॉक एंड सो ऑन, बट वो टेक नहीं है, वो उसमें टेक्नोलॉजी एंट्री बैरियर नहीं है, उसमें कस्टमर एंट्री बैरियर है और जिसके पीछे खाली पैसा है। तो अगर कोई और भी उतना पैसा खर्च करता है तो अधिकतर क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर वो कोई और भी वो प्लेटफॉर्म बना सकता है या वो D2C बिजनेस बना सकता है। और एक चीज और भी जो मैंने उस समय भी बोली थी कि ये होता है कि जो पहला किसी भी क्षेत्र में एंट्रेंट होता है वो मार्केट को क्रिएट करता है। वो बिजनेस पहले नहीं एग्जिस्ट करता था, आपने वो बिजनेस बनाया, पर अगर वो इतना अट्रैक्टिव है तो वो उसमें 2-4 और प्लेयर आने में कोई देर नहीं लगती है, खाली पैसे का खेल हो जाता है और आप लिस्टेड कंपनी हो जाते हैं। तो आप पर ज्यादा एक तरह से स्क्रूटनी होती है, इसलिए आप उस पर उतना खर्चा नहीं कर सकते जो प्राइवेट कंपनीज कर सकती हैं। तो अभी भी मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि वो आधा हो गए या उससे कम हो गए तो इसलिए अब आप उसको वो आप खरीद लीजिए शेयर। बहुत बढ़िया बात है। मैं दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि देवना जी एक बेसिक राय दे रही हैं कि जस्ट बिकॉज कोई चीज़ 100 रुपये से 50 रुपये हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि बाय है, वो 50 से 25 भी हो सकती है। ये मूल्यांकन करना बहुत बहुत आवश्यक है। जस्ट बिकॉज अ स्टॉक हैज़ फॉलन डज नॉट मीन इट इज़ अ गुड स्टॉक। सो दिनशा, आप क्या कर रहे हैं इस मार्केट में? क्या आप इस समय अपनी शॉर्ट पोजीशंस कवर कर चुके हैं? क्या आपने सेक्टर्स में परिवर्तन करा है? क्योंकि दिनशा, एक बात तो तय है कि इस साल इन्फ्लेशन को लेकर के शेयर बाज़ार एक असमंजस में रहेगा। एक बात तो होता है कि यह जो साल रहेगा ये वॉलेटिलिटी का रहेगा। तो 2021 से 2022 में आपकी पोजीशनिंग कैसे डिफरेंट है? जी देखिए निकुंज, जब पोर्टफोलियो डेवलप करते हैं तो 2 बेसिक बकेट्स आप देखते हैं। एक बकेट होती है जो स्टेबिलिटी वाली बकेट होती है, जहाँ पे आपका बीटा टू द मार्केट प्रॉब्ली थोड़ा लोअर होता है कि जब बाजार गिरे तो ये वाला स्टेबल पोर्टफोलियो गिरे ना। और दूसरा जो हम हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं हाई कॉन्फिडेंस इन रीजनेबल रिटर्न। और दूसरा जो बकेट हमने डेवलप किया है वो है रीजनेबल
कॉन्फिडेंस, हाई रिटर्न। यहाँ पे हम मोस्टली इनवेरिएबली मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं जो फ्यूचर विनर्स हमें दिखते हैं, दे मीट ऑल आवर पैरामीटर्स, तो वो बॉक्स से टिक किए होते हैं बराबर से, तो वो वहां पे हम देखते हैं उनको। और उसमें नॉर्मली जब आप बाजार में वोलेटिलिटी देखते हैं तो देखते हैं कि ये वाला बकेट कुछ ज्यादा ही गिरता है, बिकॉज उसका बीटा ऑलवेज हाई होता है, लेकिन अल्फा भी इसका ज्यादा ही होता है। सॉरी, जो अल्फा प्रोवाइड करता है टू द मार्केट वो ज्यादा ही होता है। तो लेकिन गिरते बाजार में आपको ये एक्सपोजर थोड़ा कम करना पड़ता है। तो इसलिए हम अभी जो है वी आर गेटिंग इनटू स्टॉक्स विच आर हाई कॉन्फिडेंस एंड रीजनेबल रिटर्न। तो आपके बेसिकली लार्ज कैप स्टॉक्स, स्टेडी प्लेस, स्टॉजी जिसको बोलते हैं, जो कभी ज्यादा आसानी से गिरते नहीं है और जोर से चलते भी नहीं है, बाजार के साथ ही चलते हैं, तो उनमें आपको एक्सपोजर लेना पड़ता है। तो वो हम अभी वही कर रहे हैं। और हमें तो एक्चुअली यही लग रहा है कि ये साल एक स्टॉक पिकर मार्केट रहेगा। इट वोंट बी अ मार्केट जहां पे आप एक ट्रेंड पकड़ लिए या तो एक इंडस्ट्री पकड़ लिए और उसमें खेलते रहे, वैसा नहीं होगा। सिलेक्टिवली आपको अपने स्टॉक्स में बेट करना पड़ेगा, कंफर्ट लेना पड़ेगा, और जैसे ही आपको करेक्शन दिखता है तो आस्ते आस्ते वहां पे आपको एक्सपोजर लेना पड़ेगा। आपने बोला हमारा नेट का बात की आपने कि हमारे शॉर्ट काट रहे हैं कि नहीं। हमारे शॉर्ट नॉर्मली बड़े वोलेटाइल रहते हैं और बड़े स्टेडी प्लेस रहते हैं, तो हमारे लॉन्गर टर्म प्लेस रहते हैं शॉर्ट में, तो वो तो हम कायम ही रखते हैं। लेकिन हमारा जो लॉन्ग पोर्टफोलियो है वहां पे हम एक्सपैंड करते रहते हैं उसको, एज एंड व्हेन वी फील दैट मार्केट थोड़ा मूव हो रहा है, तो थोड़ा थोड़ा करके वहां पे एडिशन हो रहा है, लेकिन इतना जोरों से नहीं किया। जैसे हमें भी यही लगता है कि एक बार ये सिचुएशन हो जाए क्लियर, एक तो रशिया यूक्रेन का सिचुएशन, और दूसरा एक बार फेड आके समझा दे कि कैसे वो अपनी बैलेंस शीट श्रिंक करने वाले हैं, तो उसके बाद भी टेक अ मूव। इनफैक्ट हिस्ट्री में भी आपने देखा था टेपर टेंट्रम के टाइम बाजार इतना ज्यादा गिरा नहीं था, शुरुआत में गिरा था, पर उसके बाद स्टेडी प्ले, मतलब अल्टीमेटली अर्निंग्स प्लेड आउट एंड दैट्स व्हाई द मार्केट्स आल्सो मूव। सो उसकी वेट कर रहे हैं अभी बिफोर टेकिंग स्लाइटली मोर एग्रेसिव कॉल्स। तो देवना जी, एक आखिरी सवाल, 3 months फ्रॉम नाउ, 6 months फ्रॉम नाउ, जब हम फरवरी 2022 की बात करेंगे, तो इन हाइंडसाइट विल दैट लुक लाइक द बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी ऑफ द ईयर? हाँ, फरवरी नहीं तो मेरे को लगता है मार्च अप्रैल तक तो वो स्थिति रहेगी। मे बी 1-2 महीने और थोड़ा वॉलेटिलिटी रहे, बट आगे उसके अच्छा ही दिखता है। पर जैसा कि मैंने शुरू में भी बोला कि आपको सेक्टर और स्टॉक्स जरा ध्यान से चुनने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि सभी कुछ चलेगा और सभी कुछ अच्छा लगता है। आप जैसे इन्फ्लेशन की आपने बात की, तो इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है आपने पिछले तिमाही के अगर नतीजों में देखा होगा, तो कई सारे स्टॉक स्पेशली जो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज में है वहां आपको मार्जिन कम होता नजर आया, क्योंकि आप वो आप मैक्रो लेवल पे देखें तो आप देखिए होलसेल प्राइस इंडेक्स बहुत बढ़ गया है, कई दशकों के हाई पे पहुंच गया है, जबकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ज्यादा नहीं बढ़ा है। तो आप उपभोक्ता की तरह आपको लगता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नहीं बढ़े तो अच्छी बात है, पर इन्वेस्टर की तरह आप देखें तो हो क्या रहा है कि प्रोड्यूसर के लिए कॉस्ट बढ़ रही है, चाहे वो एग्री कमोडिटीज हो, चाहे दूसरी कमोडिटीज हैं और बहुत कुछ, और वो आप उपभोक्ता को पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो मार्जिन आपका कंप्रेशन हो रहा है। सो कॉल्ड जो बोलते हैं स्टेडी कंपनीज, उसमें आप ये देखिए तो मार्जिन कंप्रेशन हो रहा है और उसमें वैल्यूएशन लेवल्स बहुत हाई थी, तो एक तरह से वहां पर तो रिस्क बढ़ गया है। तो आपको थोड़ा एक बार सब चीज देख के लेना पड़ेगा। दैट मतलब ब्रॉड यही है कि जो लोग कोविड के बाद मार्केट में आए थे, जिनको लगा कि बाजार एक तरफ ही ऊपर जाता है, वो नहीं है। जी हाँ देवना जी, दिनशॉ, आप हमारे साथ ईटी ना स्वदेश पे जुड़े, इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा है हमारे दर्शकों के लिए। जो आज हम बता रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि बुल मार्केट ख़त्म नहीं हुआ है। हर बुल मार्केट में करेक्शन आते हैं, मगर यह साल इजी मनी का नहीं रहेगा। यह साल होमवर्क करने का रहेगा, सेक्टर्स का रहेगा और स्टॉक पिकर्स का रहेगा। थैंक यू वेरी मच। तो ये था स्वदेश आर में दिग्गज एक्सपर्ट्स का आगे के लिए मार्केट का आउटलुक। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आईपीओ बाजार में आने वाले धूम यानी एलआईसी आईपीओ की, जहां पे एलआईसी के आईपीओ को लेकर बाजार में काफी बज़ है। ये कहना है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का।
उन्होंने कहा कि आईपीओ के लिए बाजार की स्थितियां अनुकूल रहें, सरकार भी इसको लेकर काफी फिक्रमंद है। सीतारमण ने बजट के बाद मुंबई के उद्योग और कारोबार जगत की हस्तियों के साथ मीटिंग की और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। आइए सुनते हैं वही। LIC IPO was also something which has been very enthusiastically, eagerly waited. Even that's come out. So we are on course and we are moving forward. And I also recognize that even as you're asking as to what is happening about the privatization, you're equally worried if the market situation is conducive for LIC. So if it's good for LIC, it is good for everything else. And if it has got headwinds for LIC, it has got headwinds for the rest as well. I can see in the market now that a draft red herring prospectus is out and that there is a buzz in the market. There's a lot of interest in the market. And I'm glad at the way in which it's been crafted, in that shareholders also have a role to play and so on. So I think the way it is crafted has created a lot of interest. और रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे तनाव की वजह से क्रूड के सप्लाई और कीमतों पर भी असर पड़ रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हालात पर उनकी नजर है और हम चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन मामले का कूटनीतिक समाधान निकले। जो मार्केट में उथल पुथल हो रही है वो विदेश में जो हो रही है उसके कारण उसमें सरकार नहीं है, मगर सरकार अलग से उधर जो हो रही है उसके ऊपर हम वॉच कर रहे हैं, आपस में चर्चा गोष्ठी कर रहे हैं और उसके कारण जो भी हमारे ऊपर दबाव आएगा इस सब का we are keeping a watch and we are moving forward on that. For the financial stability, crude was one of the things. International worrisome situations where we actually voiced that we want a diplomatic solution for the situation that is developing in Ukraine. All these are headwinds. Fuel prices के ऊपर मैं आपके सामने विषय याद दिलाना चाह रही हूँ कि दीपावली के एक दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने ही खुद आकर के 7 रुपीस डीजल, 7 रुपीस इन पेट्रोल कम करवाए, 5 रुपीस इन डीजल आई थिंक कम करवाए ना। सो जनता के मांग सुन करके प्रधानमंत्री जी उस समय पर सामने आकर के ही कटके और ग्लोबली प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस के वजह से जो हो रही है और प्राइस सिर्फ ज्यादा होना एक प्रॉब्लम सिर्फ नहीं है, चैलेंज ये भी है कि शॉर्टफॉल भी है, सप्लाई उनसे जो उत्पादन होकर आना है उसमें भी कटौती हो रही है, सप्लाई भी कम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं। तो बजट में सरकार ने ड्रोन शक्ति योजना का आगाज किया और अब ये योजना जमीन पर उतरती दिख रही है। किस तरीके से ड्रोन किसानों के लिए फायदेमंद होगा, आइए इस पर देखिए हमारी एक खास और स्पेशल रिपोर्ट और साथ ही गरुण एरोस्पेस के संस्थापक के साथ हुई खास बातचीत। इस बार बात होने वाली है एक नए अस्त्र की, जी हाँ, किसानों के अस्त्र की। समय के साथ साथ तरक्की के द्वार जो हैं वो खुलते जा रहे हैं धीरे धीरे और कामकाज के तौर तरीकों में लगातार बदलाव हो रहा है और एक ऐसा ही वक्त अब आया है किसानों के लिए भी जहां पर उनके काम का उन्हें अब हथियार मिला है और जो उनकी मेहनत भी बचाएगा और वक्त भी, ये है उनका ड्रोन अस्त्र। ये क्रांति की ऊंची उड़ान है, ये किसानों की नई शान है, ये है किसानों की ड्रोन यात्रा जो 100 शहरों में चल पड़ी है। ये तस्वीर है उन पलों की जो किसानों के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 100 शहरों में कीटनाशकों और अन्य कृषि सामग्री का छिड़काव करने के किसान ड्रोन का उद्घाटन किया और इसी के साथ जवानों के साथ अब किसानों के लिए भी
ड्रोन हथियार बन चुके हैं और किसानों के लिए नए आंदोलन का आगाज हो चुका है, जो तकनीक भी देगा और रोजगार भी। आने वाले वक्त में किसान फल, सब्जियां और फूल जैसे अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अभी बीटिंग रिट्रीट के दौरान 1000 ड्रोन्स का शानदार प्रदर्शन पूरे देश ने देखा। आज स्वामित्व योजना के तहत गांव में ड्रोन के जरिए जमीन का, घरों का हिसाब किताब तैयार हो रहा है। ड्रोन के जरिए दवाओं की सप्लाई हो रही है। मुश्किल इलाकों में वैक्सीन पहुंच रही है। कई जगह खेतों में दवाओं का छिड़काव भी ड्रोन से शुरू हो गया है। किसान ड्रोन अब इस दिशा में एक न्यू एज रिवॉल्यूशन की शुरुआत है। फिलहाल देश में ड्रोन स्टार्टअप की संख्या 200 से ज्यादा है और इनमें गरुड़ एयरस्पेस जोरदार काम कर रहा है, जिसने अगले 2 सालों में 1 लाख मेड इन इंडिया ड्रोन बनाने का लक्ष्य रखा है। ये 21वीं सदी की आधुनिक कृषि व्यवस्था की दिशा में एक नया अध्याय है। मुझे विश्वास है ये शुरुआत न केवल ड्रोन सेक्टर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि इसमें संभावनाओं का एक अनंत आकाश भी खुलेगा। किसानों को खेती का नया कल्चर मिल रहा है और पीएम मोदी ने उम्मीद जताई है कि भारत एक ऐसा देश बनेगा जो ड्रोन के क्षेत्र में अगुवाई करने को पूरी तरह से तैयार है। ET नाउ स्वदेश। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि बिजनेस के हिसाब से कितना स्कोप आपको दिखता है कि जो ड्रोन इंडस्ट्री है या ड्रोन का इस्तेमाल जिस तरह से होता है, कितना इसका स्कोप है और किसानों को आपके हिसाब से किस तरह का फ़ायदा इससे मिल सकता है? मोदी जी ने 82nd एडिशन मन की बात का रेडियो प्रोग्राम में एक अनाउंसमेंट दिया कि इंडिया का एस्पिरेशन ड्रोन में एक फ्रंट रनर बनना चाहिए, और गरुड़ एयरोस्पेस ने एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप उस रास्ते में हम वी हैव टेकन। एंड मोर इम्पोर्टेंटली सर, ड्रोन नॉट जस्ट मिलिट्री में और ये शादी को वीडियोग्राफी करने के लिए, देयर आर मोर यूज केसेस लाइक एग्रीकल्चर, स्ट्रक्चर डैमेज असेसमेंट, मैपिंग और कुछ ज्यादा यूज केसेस है। मगर हमारे ड्रोन पॉलिसी बहुत पुराना था और वाज नॉट अपडेटेड। मगर 2021 में अगस्त मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने वो न्यू ड्रोन रूल्स बनाया। सो उस रूल्स है ना, वो बहुत प्रोग्रेसिव है और बहुत अपॉर्चुनिटी बनाया। सो इसीलिए नाउ वी हैव मोर अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विस, एंड दैट इज द रीजन सर व्हाई Garuda Aerospace and many other startups, almost 200 startup in drone industry are flourishing because of progressive rules which are liberalizing the entire drone ecosystem. और अभी हमने पिछले 2 साल में स्वामित्व स्कीम सर्वे ऑफ इंडिया के लिए ऑलमोस्ट 1000 विलेजेस हमने डिजिटल लैंड रिकॉर्ड मैपिंग शुरू किया दिसंबर में, और 1 महीने में हम कंप्लीट किया। और जल शक्ति मिशन गैंजेस क्लीनिंग प्रोजेक्ट हमें ड्रोन से सर्वेलेंस कंप्लीट किया, और NHAI, ISRO, NDRF, SAIL, IOCL और ज्यादा स्मार्ट सिटीज हमने ड्रोन से बहुत सेवा किया कोविड टाइम में। और फर्स्ट एवर टाइम ड्रोन डिलीवरी ऑफ मेडिसिन भी गरुड़ एयरोस्पेस ने 2020 वाराणसी में कोविड पैंडेमिक का ड्यूरिंग सिचुएशन में हमने सर्व किया। इसीलिए ज्यादा पोटेंशियल है हमारे ड्रोन सेक्टर के लिए, मगर सिर्फ ये प्रोग्रेसिव पॉलिसीज और ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर है तो हम और इस इंडस्ट्री को वी कैन मेक इट मच बिगर सर।
बिल्कुल जयप्रकाश जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें आपने बताई कि काफ़ी सारे स्कोप यहाँ दिखाई दे रहे हैं। मेडिसिन तक आपने डिलीवर किया है ड्रोन के ज़रिए। एक बड़ा लेकिन सवाल ये आता है कि ड्रोन जो है अपने आप में जो मशीन है वो काफ़ी महंगी पड़ती है, तो ये कितना सस्ता हो सकता है, ये बड़ा सवाल है, ताकि आम लोग इसका आसानी से, कंपनियां आसानी से फ़ायदा उठा सकें। और आपको इस समय जो ड्रोन्स आप बना रहे हैं उनमें किस तरह की कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ रहा है? हाँ जी, आम आदमी के लिए हमें ड्रोन एज अ प्रोडक्ट हम नहीं विजन करना चाहिए। ड्रोन एज अ सर्विस हमारा लक्ष्य है, क्योंकि ड्रोन्स थोड़ा एक्सपेंसिव है। एटलीस्ट 1 लाख रुपीज टू 3 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कि एक ड्रोन ऑपरेट करने के लिए। मगर अगर हमें पास ज्यादा सर्विसेज कंपनी है ना, ड्रोन्स एज ए सर्विसेज, अभी आज इंडिया में एटलीस्ट 5 लाख टू 6 लाख ड्रोन्स है, और मैक्सिमम 90% ऑफ दोस ड्रोन्स वो सिर्फ वीडियोग्राफी के लिए हमारे पास है, मगर और सर्विसेज करने के लिए नहीं है। स्पेशली मेजर सर्विस हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर में है, क्योंकि ड्रोन यूटिलाइजेशन रेशियो है ना, एक साल में 365 डेज में 250 डेज वो एग्रीकल्चरल किसान ड्रोन को फायदा है, क्योंकि मिनिमम 6 to 12 टाइम्स एक एकड़ को स्प्रे करना चाहिए। हमारा देश में 40 करोड़ एकर्स है, और गरुड़ा एरोस्पेस पिछले 3 साल में 20 लाख करोड़ को सिक्योर किया। फार्मर एसोसिएशंस और केवीकेस, आईसीएआर, नाबार्ड, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एफपीओ, एफपीसी के साथ हम वर्क करने के बाद ये एकर्स ने हमें 3 इयर्स एक्सक्लूसिविटी कॉन्ट्रैक्ट में हम कर सकते हैं। मगर सिर्फ ये ड्रोन ने किसानों को हम सेल नहीं करते, सिर्फ सर्विस पर एकड़ 300 रुपीज 400 रुपीज हम सर्विस ऑफर करते, और लैंड का डेटा को भी हम यूज करते हैं, और किसानों के लिए और ज्यादा क्रॉप यील्ड मेजरमेंट एनालिसिस और क्रॉप लॉस, how to reduce the crop loss and increase crop productivity is our goal, sir, and we are doing both successfully। हम ये काम हम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जानना चाहूँगा यहाँ पर कि ड्रोन को अगर किसानों के हाथ में दिया जाता है तो उसको ऑपरेट करना कितना आसान या कितना मुश्किल होगा? क्या किसी तरह की कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर किसानों को? किसानों के लिए सिर्फ हमारे एक देश में लैंड होल्डिंग पैटर्न है ना सर, किसान के लिए एवरेज लैंड होल्डिंग पैटर्न इंडिया में 1 to 2 एकड़ है। इसीलिए एक ड्रोन 3 लाख इन्वेस्टमेंट करने के कोई जरूरत नहीं है और फायदा नहीं है। इसीलिए हम क्या सोचते हैं कि अगर उबर की तरह यूजर, फार्मर और सर्विस प्रोवाइडर, कैब ड्राइवर और उबर गरुड़ा एरोस्पेस, सो इस रिलेशनशिप को हम अंडरस्टैंड करना चाहिए कि फार्मर को सिर्फ सर्विस चाहिए और ड्रोन नहीं चाहिए, ड्रोन सर्विस चाहिए। ऑपरेट करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ड्रोन 85 to 90% ऑटोमाइज्ड है, मगर फार्मर और किसान का प्राइमरी गोल फील्ड में ज्यादा क्रॉप यील्ड का बढ़ने के लिए उनका गोल है। ये ड्रोन ऑपरेट करने के लिए वो लाइक यू नो दैट इज नॉट देयर प्रायोरिटी सर, देयर प्रायोरिटी इज टू इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्टिविटी। इसीलिए हमें गरुड़ा एरोस्पेस का मॉडल ये है कि उबर की तरह हमने ड्रोन ने सर्विसेज मॉडल में हर गांव में 6 लाख गांव में एक ड्रोन डिप्लॉय करने के लिए हमारा बहुत बड़ा स्वप्न है, और कर सकते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी सैटरडे ने कहा कि ज्यादा पोटेंशियल है गरुड़ा एरोस्पेस के लिए, और एनकरेज किया कि लास्ट 2 इयर्स में हमने ज्यादा ग्रो हो गया, और 1 लाख ड्रोन इस साल हम मैन्युफैक्चर करने के लिए 2 नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गुड़गांव और चेन्नई में हमने शुरू किया। इसीलिए पॉसिबल है, मगर ये सब ड्रोन मेक इन इंडिया होना चाहिए, ये एम्फेसिस है अभी सर।
जयप्रकाश जी, एक आखिरी सवाल जानना चाहूँगा। काफ़ी कोशिश आप भी कर रहे हैं, आपकी कंपनी कर रही है ड्रोन और इस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए, सरकार भी काफ़ी कोशिश में जुटी हुई है। सवाल ये है कि अभी भी किस तरह की दिक्कतें आप झेल रहे हैं, आपके सामने हैं, और सरकार से किस तरह की और मदद की उम्मीद आप कर रहे हैं? सरकार ने सबसे बड़ा हेल्प किया कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने गरुड़ एरोस्पेस को एक पब्लिक फोरम में एनकरेज किया और हमारे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया, और सारे युवजनों को वो एनकरेज किया कि हम ज्यादा एफर्ट होना चाहिए ये डायरेक्शन में, मेक इन इंडिया डायरेक्शन में, ड्रोन के बारे में ज्यादा उन्होंने सपोर्ट किया। और 2022 बजट में निर्मला सीतारमण जी ने 5 to 10 लाख रुपए सब्सिडी सिर्फ किसानों ड्रोन के लिए लॉन्च किया। सो ये किसान ड्रोन स्पेसिफिक का ज्यादा इम्पोर्टेंस है और एनकरेजमेंट है। सो अभी मैन्युफैक्चरर्स लाइक गरुड़ एरोस्पेस को कोई एक्सक्यूज नहीं है। हमें बहुत सबसे बड़ा प्रोडक्ट डिजाइन होना चाहिए, और ये ड्रोन्स को लास्ट माइल कनेक्टिविटी हमें फोकस करना चाहिए। पिछले हफ्ते में मैंने ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया सर को भी मैंने मिला, और उन्होंने क्या कहा कि एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहिए गरुड़ एरोस्पेस, और सप्लाई चेन में हर कुछ लिटिल डिटेल्स को हमने अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मगर अगर इफ वी आर सक्सेसफुल इन इम्प्लीमेंटिंग दिस इन द villages, ब्रेक के बाद स्वदेश आर में आपका फिर से स्वागत है। और अब बात करते हैं उन भारतीयों की जिनको रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे तनाव के चलते अपने देश यानी भारत वापस लौटना पड़ रहा है। ऐसे में यूक्रेन में 27 साल से रह रहे एक भारतीय बिजनेसमैन देश लौट आए हैं। आखिर उनको क्यों लौटना पड़ रहा है और क्या है हालात यूक्रेन में, ये जानने के लिए हमारी सहयोगी तमन्ना इनामदार ने बात की यूक्रेन रिटर्न बिजनेसमैन सर्वेश भार्गव से। आइए सुनते हैं ये पूरी बातचीत। जब हम यूक्रेन, रशिया और अमेरिका के बीच में तनाव की बातें करते हैं तो कई बार हम इसको एक पॉलिटिकल या जियोपॉलिटिकल लेंस से देखते हैं कि देशों के बीच में क्या बातचीत चल रही है, लेकिन इस सब का प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है। और यूक्रेन में 18 से 20 हज़ार भारतीय मूल के लोग रहते हैं। कई सारे वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग या मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और उनमें से कई सारे वापस भी आ रहे हैं। एयर इंडिया की खास फ्लाइटें भेजी गई हैं उनके लिए। आज हम बात कर रहे हैं सर्वेश भार्गव से। वो सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर है एम बायोटेक लिमिटेड की, एक फार्मा कंपनी जो वो यूक्रेन में चला रहे हैं। वहाँ पे वो पिछले 27 सालों से हैं और अब वापस आए हैं तनाव के चलते। भार्गव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए ET Now स्वदेश पर। ये बताइए कि आपको क्यों लगा कि वापस आना ही ठीक है? लास्ट 3-4 महीने से सिचुएशन चल रही थी, बट पिछले 2-3 हफ्ते से काफ़ी टेंस हुई है। और लास्ट वीक इंडियन एम्बेसी ने भी सर्कुलर जारी किया और उन्होंने बोला कि जिन लोगों की इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रेफरेबली उन लोगों को यूक्रेन से निकल जाना चाहिए। तो लास्ट वीक क्योंकि रेगुलर फ्लाइट चल रही थी तो मैंने वापस आना उचित समझा, बिकॉज़ मेरे यहाँ पे ओल्ड पेरेंट्स भी हैं और वो लोग भी काफ़ी चिंतित होते हैं जब ये सब चीज़ें सुनते हैं और देखते हैं। तो मैं दिल्ली से हूँ और तो मैंने वापस आना ज़्यादा उचित समझा। और इस वीक में मैंने सुना है कि एयर इंडिया की फ़्लाइट्स पहुंच रही हैं और वहां से काफ़ी लोगों को निकाल रही हैं। और मैंने ये भी सुना है कि इंडियन कम्युनिटी भी कुछ चार्टर्ड फ़्लाइट्स ऑर्गेनाइज कर रही हैं डिफरेंट सिटीज़ से, क्योंकि सब लोग कीव में नहीं हैं और काफ़ी सिटीज़ से
वापस आना कीव तक और फिर कीव से इंडिया आना तो कुछ लोगों के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो मेरे ख्याल से चार्टर्ड फ्लाइट उस जगह से ज़्यादा ईजी है और उन शहरों से वो सीधा दिल्ली तक चार्टर्ड फ्लाइट से आ सकते हैं। हमें एक सेंस दीजिए कि जब आप कह रहे हैं कि वहाँ पर तनाव है, वहाँ पर आप अनसेफ फील कर रहे थे इस एडवाइजरी के बाद, ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है? क्या चीज़ें खुल नहीं रही है? क्या पानी और ग्रोसरी स्टॉक किए जा रहे हैं? किस तरह का वहाँ पर सिचुएशन है? एक चीज़ बहुत अच्छी है अभी तक वहाँ पे यूक्रेनियन लोग बहुत ही शांति प्रिय लोग हैं और काफ़ी इंटेलिजेंट लोग हैं। वहाँ पे कोई पैनिक, लोकल में पैनिक हमने नहीं देखा है और अभी तक किसी चीज़ की शॉर्टेज तो नहीं देखी है। लेकिन जिस हिसाब से एयरलाइंस कैंसिल हो रही है, मैं फार्मास्यूटिकल का बता सकता हूँ, मेरा काफ़ी सामान तैयार पड़ा हुआ है काफ़ी शहरों में, इंडिया में भी जो यूक्रेन जाने के लिए तैयार है, बट फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं तो उनको लॉजिस्टिक के इश्यूज आ रहे हैं। और अगर ये सिचुएशन चलती रही तो कुछ हफ्तों में काफ़ी ज़रूरत का सामान की शॉर्टेज होनी शुरू हो जाएगी, उसमें दवाइयाँ भी होंगी। अब आगे आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? आप वापस जाना चाहते हैं? आप भारत अब आए हैं, आपकी एज समवन हु लिव्ड इन यूक्रेन क्या उम्मीदें हैं? देखिए, मैंने तो अपनी, जैसे बोलते हैं कि प्राइम अपना सारा यूक्रेन में निकाला है और मैं तो चाहूँगा नॉट ओनली बिजनेस की वजह से बट अदरवाइज एज ए पीस लिविंग सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, मैं नहीं चाहता कि किसी भी जगह कोई लड़ाई झगड़ा हो या कोई वॉर जैसी सिचुएशन हो। तो मैं तो भगवान से यही दुआ करता हूँ कि जितने भी लोग हैं उन सबको थोड़ी सद्बुद्धि आए और इसको रिजॉल्व करें बातचीत के जरिए, जो भी कुछ है, क्योंकि यूक्रेन कोई बहुत रिच कंट्री नहीं है और वहाँ पे गरीब लोग भी हैं और उन लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल का समय होगा और भी मुश्किल का टाइम होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं वो कोरोना के 2 साल जिन्होंने जिंदगी के तौर तरीके बदले और ऑफिस का वर्क कल्चर भी। लेकिन अब पुराने दौर फिर से लौट रहा है और कई कंपनियों को फिर से पुरानी पटरी पर लौटने से दिक्कतें भी हो रही हैं, क्योंकि ज़्यादातर कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम को तरजीह दे रहे हैं और ऐसे में कई कर्मचारियों को ऑफिस बुलाने के लिए कंपनियों ने नए तरीके ढूंढे हैं, जैसे कि ऑफिस आओ और इंसेंटिव पाओ। आइए देखिए ये खास रिपोर्ट। जब कोरोना वायरस की दस्तक हुई तो जिंदगी ठहर सी गई, ऑफिस बंद हो गए और फिर शुरू हुआ नया कल्चर वर्क फ्रॉम होम। इधर वर्क फ्रॉम होम में लोग ढल रहे थे, उधर कोरोना का तोड़ भी निकल रहा था। वक्त गुजरते गुजरते 2 साल हो गए, कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम के आदी हो गए और कोरोना भी कमजोर हो गया। लेकिन अब तक हालात बदल चुके हैं। कंपनियां कर्मचारियों को ऑफिस बुला रही हैं और कर्मचारी ऑफिस आने में आनाकानी करने लगे हैं, जिसको लेकर अब संस्थान अपने कर्मचारियों को घर से ऑफिस तक लाने में तरह तरह के तरीके तलाश रही हैं। कई कंपनियां तो अपने एम्प्लॉय को ऑफिस बुलाने के लिए इंसेंटिव तक दे रही हैं। Look at the more lateral and junior talent that's available. They still continue to be working from home. Many of them have left their paying guest accommodations or their shared accommodations and have gone back to their hometowns. I do foresee that getting them back to the main cities or to the base location that they originally represented will be some form of a task, but organizations are creating different pathways to which they can come back. One is, of course, they're creating rostering systems where organizations are coming in employees are coming in a staged manner or a phased manner. Second, there are allocations of seats that are given to the nearest city then. क्वेस कॉर्प ने तो अपने जूनियर कर्मचारियों के लिए पीजी अलाउंस देना शुरू किया है। इन्फोसिस जैसी बड़ी आईटी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को जोरदार बनाया है, तो कुछ ने कर्मचारियों के लिए ट्रांसपोर्ट, चाइल्ड केयर सपोर्ट जैसी कई सहूलियतें देना शुरू की हैं। वहीं इमामी और टेक महिंद्रा ने भी कर्मचारियों के लिए कई सहूलियतें दी हैं, जिनमें उन्होंने काम के घंटे और वर्क प्लेस में रियायत दी है। बहरहाल वक्त लौट रहा है, मगर तरीके बदल चुके हैं।
ऐसे में देखना होगा कि नया वर्क कल्चर नए दौर में किस तरह से ढल पाता है। एम्प्लॉयज़ को वापस लाना जो पिछले 2 सालों से घर पर काम कर रहे थे, एक इजी टास्क नहीं है, यहाँ तक कि इंडिया की बड़ी कंपनियों के लिए, जहाँ एक तरफ कंपनीज वन टाइम असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही हैं एम्प्लॉयज़ को कि वो वापस आ जाएं, दूसरी तरफ HR मैनेजर्स अपने ऑफिस में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ताकि वर्कर्स ज़्यादा इंगेज रहें और अपने घर के कंफर्ट को ना मिस करें। ET स्वदेश से कृतिका अरोरा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं ऑटो स्पेस में, जहां हम जानते हैं कि शौक बड़ी चीज है और ऐसे ही शौक को पूरा करने के लिए हार्ली डेविडसन की रोड ग्लाइड बाइक बाजार में उतरी है, जिसका एक शोरूम कीमत करीब 35 लाख रुपए है। आखिर क्या खास है इस बाइक में, ये बता रहे हैं मेरे सहयोगी क्रांति संभव, जिन्होंने इसकी टेस्ट ड्राइव ली। आइए देखते हैं। मेरे हाथ में आज एक ऐसी चाबी है, मोटरसाइकिल की चाबी है, जिसका हम रिव्यू नहीं करने वाले हैं। आप कहेंगे ऑब्वियस कि आप फिर वीडियो कर क्यों रहे हैं। अब रिव्यू इस वजह से मैं नहीं करना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर मामला ऑब्जेक्टिव नजर नहीं आता, ऑब्जेक्टिव हो भी नहीं सकता। ये है हार्ली डेविडसन की रोड ग्लाइड। सबसे पहले बता दें इसकी कीमत ऑलमोस्ट 35 लाख। जी हाँ, 35 लाख, वो भी एक्स शोरूम। अब जब कीमत एक मोटरसाइकिल की हो 35 लाख के आसपास, ऑब्वियसली उससे ज्यादा ही होगी टैक्स देकर, तो सबसे पहला सवाल तो आएगा कि 35 लाख की बाइक कौन खरीदेगा। जी हाँ, इसी वजह से मैं रिव्यू नहीं करूंगा, मैं सिर्फ फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस इसका लूंगा, क्योंकि इतने पैसे जो खर्च करेगा वो दिमाग से नहीं बल्कि दिल से ये फैसला लेगा कि उसे रोड ग्लाइड खरीदनी है। ताकतवर है, लेगेसी है इस ब्रांड की, टॉर्की है, हार्ली की वर्ल्ड फेमस साउंड ट्रैक सुनने के लिए। टिपिकल हार्ली डेविडसन है ये, चाहे वो इंजन का साइज हो, चाहे इसका वजन हो, चाहे इंजन का टॉर्क हो, चाहे इसके फीचर्स हो, सभी वो चीजें हैं जो इसे एक लग्जरी से भरपूर, भारी भरकम, हैवी ड्यूटी टूरिंग बाइक बनाते हैं। इंजन की बात करें तो इसमें लगा 1868 सीसी का इंजन है और ये कैपेसिटी आप समझ सकते हैं, एक मोटरसाइकिल में 2 छोटी जो हैचबैक कार्स होती हैं उनके जो इंजन्स होते हैं दोनों को मिला दें उतनी क्षमता इसके अंदर है। वजन कितना है, जैसा हमने कहा भारी भरकम है और दिखने में भी लग रही है और है भी। ऑलमोस्ट 391 kg का इसका वजन, समझ सकते हैं ऑलमोस्ट 4 क्विंटल की सवारी आप यहाँ हमारे सामने देख सकते हैं। लेगेसी है इस ब्रांड की, टॉर्की है, लेकिन मॉडर्न एज के हिसाब से राइडर्स जो इतने पैसे खर्च करेंगे उनके हिसाब से अगर फीचर्स नहीं देगी कंपनी तो फिर ऑब्वियसली वो निराश होंगे। तो यहाँ पर हम फीचर्स की लिस्ट अब आपको दिखाते हैं। इंफोटेनमेंट स्क्रीन आप देखेंगे तो यहाँ पर जो फीचर्स हैं, म्यूजिक, नेविगेशन और फोन कनेक्टिविटी आपको सभी देखने को मिलेगा। नेविगेशन में आप इसे बहुत इजीली यूज़ भी कर सकते हैं और यहाँ पर मैंने ग्लव्स के साथ भी यूज़ किया, वहाँ पे भी इस्तेमाल करना स्क्रीन को आपको आसान दिख रहा है। इसके अलावा फ़ोन आप कनेक्ट कर ही सकते हैं और म्यूज़िक ऑब्वियसली आप अलग अलग सोर्सेज से म्यूज़िक इसमें सुन सकते हैं। इसके अलावा एक और ख़ास चीज़ है, मैंने कहा ना कार की तरह ही, यहाँ पे आप वॉइस कमांड भी दे सकते हैं। यानी आप फ़िलहाल जैसे मैंने आईफोन कनेक्ट किया तो सीरी का कमांड जो है इस बटन से वो ले सकती है ये बाइक। 2 और बटन खास आपको नजर आएंगे। एक तो ये बटन है जिससे आप ऑडियो को कंट्रोल कर सकते हैं, वॉल्यूम को, ट्रैक को यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रूज कंट्रोल का भी बटन आपको इसके बगल में ही दिया गया है। अब तैयार हो जाइए हार्ली की वर्ल्ड फेमस साउंड ट्रैक सुनने के लिए। और जैसे कार्स में आप वेंट्स को कंट्रोल करते हैं, वैसे ही लंबी राइड पर
आपके दिमाग को, आपके चेहरे को एयर कूल रखने के लिए ये स्लॉट इसमें आपको मिल रहा है। जी हाँ, तो एक बटन से आप इस स्लॉट को खोल या बंद कर सकते हैं। और अब बात करते हैं राइड की, और यही वजह है जिसकी वजह से मैं कह रहा था कि ये राइड एक्सपीरियंस है, रिव्यू में नहीं कहूँगा, क्योंकि ये वाला मामला काफ़ी ज़्यादा आपको ट्रिकी लगेगा। अगर मैं इसे सीधे लेके जाऊँ एक्सप्रेसवे जैसे माहौल में, तो बहुत ही मज़ेदार चिपक के चलने वाली बाइक, और आपने बार बार सुना होगा कि जब एक मूव करने लगती है तो आपको बिल्कुल महसूस नहीं होता कि इतनी भारी बाइक है। वाकई वो सच है। जब आप इसे एक बार स्पीड में लेके चले जाते हैं, मोमेंटम में आ जाते हैं, तब आपको पता नहीं चलेगा कि 4 क्विंटल की बाइक है, क्योंकि इतना टॉर्क आपको इसके इंजन से जनरेट हो रहा है कि आपको ज़रा भी महसूस नहीं होता कि दिस इज सच अ हेवी बाइक। लेकिन जब आप इसे साइड स्टैंड से हटाते हैं, इसे लेकर निकलते हैं, शहरी माहौल में थोड़ा बहुत चलाते हैं, वहाँ पर आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हैं। अगर एवरेज लेवल ऑफ स्किल है तो इसका वजन जो है वो आप बार बार महसूस करेंगे, इंजन की गर्मी भी आप महसूस करेंगे, और मज़ा जो है वो आपको स्ट्रेट रोड्स के ऊपर ही आएगा, बशर्ते वो समतल हो, वो प्लेन हो, क्योंकि जो स्पीड ब्रेकर्स हैं, जो बम्प्स हैं, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग मुझे लगती नहीं है, क्योंकि आप वैसे भी स्ट्रेट बैठे रहते हैं तो वो झटका आप तुरंत महसूस करते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस भी इसका बहुत ज़्यादा हाई ऑब्वियसली नहीं होगा, क्रूजर बाइक है। आखिर में हमारा वही वर्ल्ड फेमस सवाल है, इंडिया की बिंदु कहाँ विश्राम करती है, और बिंदु विश्राम करती है आपके दिल के फैसले के ऊपर। पसंद है आपको इस तरह की टूरिंग बाइक्स, बहुत ज़्यादा तेज़ तर्रार सुपर बाइक्स में आप चलना नहीं चाहेंगे, लेकिन लंबी राइडिंग के लिए आपको एक शाही बाइक चाहिए, ठोस बाइक चाहिए, और कार वाले फीचर्स से आप कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहेंगे, तो फिर आई गेस है 35 लाख की तो क्या हुआ। शौक तो शौक है भाई, लीजिए रोड ग्लाइड हार्ले की। और चलिए इसी के साथ ये शो स्वदेश आर को यहीं पे समाप्त करने का वक्त हो चला है। पर देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें जानने के लिए आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।